नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 18 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। चर्चा में रहने वाले विश्व के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता नेटवर्कों में से एक कुटुंबश्री निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में आप लोग विचार कीजिए, तब तक इससे संबंधित खबरों को देख लिया जाता है। तो यह पीआईबी में आई हुई खबर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटेंड सिविक रिसेप्शन एट त्रिवनंतपुरम। तो यह त्रिवनंतपुरम कहाँ है? तो यह केरल की राजधानी है, त्रिवनंतपुरम। तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 मार्च 2023 को त्रिवनंतपुरम में केरल सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया, जिसमें इस अवसर पर विश्व के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता नेटवर्क, जिसका नाम है कुटुंबश्री, के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन तथा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के युवाओं के बीच रोजगार और स्वरोजगार के लिए संपूर्ण कार्यक्रम, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, उन्नति को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों, अब आपको इसका उत्तर तो मिल ही गया होगा कि यह उत्तर होगा केरल। तो दोस्तों, कुटुंबश्री केरल में महिलाओं के स्व सहायता समूहों का एक सामुदायिक संगठन है, जो कि महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण, खासकर आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। इन एनएचजी, एसएचजी के माध्यम से महिलाएं आय उपार्जन की गतिविधियों और माइक्रो क्रेडिट की मांग के अलावा स्वास्थ्य, पोषण, कृषि इत्यादि जैसे मुद्दों पर कार्य करती हैं। यह मिशन किसी परियोजना दृष्टिकोण के बजाय एक प्रक्रिया दृष्टिकोण के अनुसार कार्य करता है। दोस्तों, पहली बार इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा की गई थी और इस मिशन को केरल की राज्य सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से लॉन्च किया था। केरल में आई बाढ़ में यह सक्रिय भूमिका निभाया था और पूरी दुनिया में कुटुंबश्री योजना की प्रशंसा की गई थी। विभिन्न राज्यों में शासन के इस मॉडल को अपनाने के लिए मांग भी उठाई जा रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जल मार्ग और जल मार्ग से संबंधित विवरण। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग होता क्या है? तो भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें नदी निकाय, नहरें, बैक वाटर एवं खाड़ियां सम्मिलित हैं। तो राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अब वर्तमान में 111 अंतर्देशीय जल मार्ग, यानी भारत में पहले घोषित 5 राष्ट्रीय जल मार्गों सहित को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। यानी पहला जो राष्ट्रीय जल मार्ग यानी NW1, जिसे नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है, तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में था, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा था। तो यहाँ पर उन्हीं से संबंधित और जो अन्य राष्ट्रीय जल मार्ग हैं उसी को मिलान करना है। तो दिया गया है NW16 बराक नदी, NW37 गंडक नदी, NW46 सिंधु नदी, NW100 तापी या ताप्ती नदी। तो इसमें दिया गया है कि केवल एक युग्म सही है कि 2, 3 या चारों युग्म। तो इस प्रश्न के उत्तर पर आप लोग विचार कीजिए। आइए इससे संबंधित खबर देखते हैं, जो कि पीआईबी में आई हुई है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट ऑन नारायणी रिवर इन गोपालगंज। तो यह नारायणी रिवर कहाँ बहती है? बिहार में बहती है। तो इसके लिए 6.62 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के गोपालगंज में नारायणी नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। और दोस्तों, बता दें कि राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 नेशनल वाटरवे के साथ साथ हाजीपुर में भैंसलोटन बैराज से गंडक और गंगा नदी के संगम तक राष्ट्रीय जल मार्ग 37 घोषित किया गया था। तो उसी संबंधित खबर है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण जल मार्ग हैं, जैसा नेशनल वाटरवे 1, जिसे गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम यानी इलाहाबाद से हल्दिया, यह ध्यान रखेंगे। दूसरा है सादिया से धुबरी असम यानी ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित है। इसी तरह से 16 है बराक रिवर। तीसरा है केरल में है वेस्ट कोस्ट कैनाल, ये देख सकते हैं, कोट्टायम से कोल्लापुरम। नेशनल वाटरवे 4 है कृष्णा रिवर यानी आंध्र प्रदेश में। 5 है धामरा पारादीप वाया मंगला नदी टू पंखोल, उड़ीसा में है। तो ऐसे ही यह लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद से यह जो है यह राष्ट्रीय जल मार्ग, ये देख सकते हैं। इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह धुबरी से सादिया
दिया गया है। इसी तरह से इलाहाबाद से हल्दिया पोर्ट कहाँ है, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक। तो यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 37 गंडक रिवर कहाँ है, तो बिहार में है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी तरह से नेशनल वाटरवे 100 तापी रिवर यानी महाराष्ट्र और गुजरात, तो ये देख सकते हैं तापी रिवर है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं नेशनल वाटरवे 111 की, तो यहाँ देख सकते हैं जुआरी नदी, तो कहाँ बहती है, गोवा में मांडवी और जुआरी नदी बहती है। तो ऐसे ही मानचित्रण करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह चारों यहाँ पर दिया गया है जो चारों सुमेलित हैं, तो ऐसे में उत्तर क्या हो जाएगा, डी होगा। अतः सभी चारों युग्म सही सुमेलित हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन है कि इस मिशन के तहत आदिवासियों द्वारा एकत्रित लघु वनोपज को वन धन केंद्रों में प्रसंस्कृत किया जाएगा और वन धन उत्पादक उद्यमों के माध्यम से विपणन किया जाएगा। दूसरा कथन है ट्राइफेड इस योजना को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। तीसरा कथन इसका उद्देश्य बड़ी जनजातीय आबादी वाले गांवों को मॉडल विलेज में बदलना। तो इन तीनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। इससे संबंधित यहाँ पर दिया गया है, पीआईबी में आई हुई खबर है कि एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वुमेन। दोस्तों, भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, बागवानी, पशुपालन, स्वच्छता, पेयजल, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड अक्रॉस कंट्री इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश सहित देश की सभी आदिवासी महिलाओं, जनजातीय आबादी के समग्र विकास पर सरकार ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज बीन इम्प्लीमेंटेड स्कीम प्रोग्राम विद फोकस्ड अप्रोच ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी सामाजिक आर्थिक विकास हेतु, यानी जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स थ्रू ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे ट्राइफेड कहते हैं, एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन एवं विकास संघ, जिसे ट्राइफेड कहते हैं, ध्यान रखेंगे, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, जिसे NSTFDC कहेंगे, के माध्यम से जनजातीय मामलों का मंत्रालय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातीय महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ जनजातीय लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो मध्य प्रदेश सहित अधिसूचित अनुसूचित जनजाति जो निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक कार्यों में शामिल है, यानी फॉलोइंग स्कीम लाइक प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना फ्रॉम 2021-22 हैविंग 2 कंपोनेंट्स, तो जिसमें 2 घटक दिए गए हैं, यानी एक क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के माध्यम से लघु वन उपज, जिसे क्या कहेंगे MFP के विपणन के लिए तंत्र, और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास, और विकास के लिए संस्थागत समर्थन, और जनजातीय उत्पादों का विपणन। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी सपोर्ट टू नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को इक्विटी समर्थन। ट्राइफेड महत्वपूर्ण जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में यह प्रधानमंत्री जनजाति विकास योजना के तहत वन धन विकास कार्यक्रम को लागू कर रहा है। तो VDV के यानी वन धन विकास कार्यक्रम ने वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की है, जिसमें प्रत्येक में लगभग 300 सदस्य हैं, जो आदिवासी उत्पादों और लघु वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देंगे। और दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से ही यह प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन योजना शुरू की गई थी। इसके तहत राज्य सरकारों को अधिसूचित लघु वन उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो अब यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा कथन असत्य है। यह आदर्श ग्राम में नहीं, यह जनजातीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, उसको जो है लघु वनों यानी MFP का प्रयोग करते हुए उनका समग्र विकास की बात करता है। तो तीसरा कथन असत्य हो जाता था। उत्तर 1 और 2 सही होगा। अब बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तिवा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोकरा मिसवा तिवा जनजातियों का वसंत ऋतु का
त्योहार है जिसमें वह प्रकृति के देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरा कथन है उन्हें त्रिपुरा राज्य के भीतर एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इन दोनों कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू में आया हुआ है तिवा ट्राइबल बॉयज परफॉर्मिंग तो सोकरा मिसवा फेस्टिवल इन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। तो यह जो सोकरा मिसवा फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जा रहा है? असम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा कथन तो असत्य हो जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि त्रिपुरा का है, जबकि तिवा जनजाति द्वारा यह स्वदेशी समुदाय है असम और मेघालय राज्यों में रहने वाला। तिवा जनजाति से लालुंग भी कहते हैं और इसकी कुछ आबादी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में है, न कि त्रिपुरा में है। और दोस्तों यह जो है देख रहे हैं सोकरा मिसवा तिवा जनजातियों का वसंत ऋतु का यह उत्सव है और इसके साथ साथ याद रखिएगा यह वांचुआ त्योहार भी मनाती है। तो वांचुआ पहाड़ियों में रहने वाले तिवा जनजातीय समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसका कृषि से संबंध है जो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और इस त्योहार पर समुदाय के लोग अपनी पारंपरिक परिधान धारण करते हैं। नृत्य गान और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। तिवा जनजाति के लोग भरपूर फसल के लिए प्रकृति की महान शक्ति की कृपा मानते हैं और वे लोग सुअरों की खोपड़ी और हड्डियों को देवी देवताओं के रूप में स्थापित करते हैं और मानते हैं कि ये कई पीढ़ियों तक इनकी सुरक्षा करेंगे। तिवा जनजाति झूम और स्थानांतरित खेती भी करते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जो ताजा पोटास से समृद्ध होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। 2008 में आया हुआ प्रश्न है कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, यानी आईएनसी का पहला गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह आयोजन किया गया था। इसकी स्थापना एलन एक्टिवियन हयूम ने की थी और यह 28 दिसंबर 1885 को स्थापित किया गया था। पहले सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के दौरान दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस, फिरोज शाह मेहता, RC दत्त जैसे नेता शामिल थे। दोस्तों पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता था और आईएनसी का गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। याद रखेंगे कौन था? लॉर्ड डफरिन था, जो कि 1884 से लेकर के 1888 तक था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अफ्रीका भारत अभ्यास, इसको एफिंडेक्स 2023 कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह इंडियन एक्सप्रेस और अन्य समाचार पत्रों में आया हुआ है कि 22 आर्मी चीफ्स रिप्रेजेंटेटिव टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट ईवर इंडिया अफ्रीका चीफ्स कॉन्क्लेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि महाद्वीप में रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने, यानी किस महाद्वीप? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो कि 54 देश इसमें शामिल हैं। तो इस ओर अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाने तथा चीन की ओर से पेश की जा रही क्षेत्रीय विस्तार की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सेना ने 21 मार्च से पुणे में 22 अफ्रीकी देशों की सेनाओं के साथ 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी। इसमें कांगो है, नाइजर है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे, मलावी, युगांडा, सेशल्स, गैम्बिया, तंजानिया, कीनिया जैसे देश शामिल हो रहे हैं। इथोपिया, घाना, लेसेथो, यह सब देश आदि शामिल हो रहे हैं। तो सैन्य अभ्यास समाप्त होने से एक दिन पहले 28 मार्च को थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे अभ्यास में भाग ले रहे देशों के सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि भारतीय उद्योग द्वारा 29 मार्च को स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य उत्पादों की एक प्रदर्शनी आयोजन किया जाएगा ताकि आने वाले प्रतिनिधियों के सामने देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा सके। ऐसे में हम लोग हथियारों के निर्यात की भी बात कर सकते हैं। जो यह देश शामिल हो रहे हैं उनको हम अपने इस उत्पादों को भी दिखाएंगे, उसकी प्रदर्शनी दिखाएंगे। तो यह जो है भारत एक तरह देखा जाए तो आयातक, जो शुद्ध आयातक देश था हथियारों का, निर्यातक देश की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। तो इस तरह से सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले देश के सैनिकों को उनकी प्रभावशीलता का एहसास कराने के लिए भारत में निर्मित नई पीढ़ी के उपकरणों को अभ्यास के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। और दोस्तों भारत अफ्रीका सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन से भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 10 अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुख सम्मेलन में भाग लेंगे, जबकि 12 देशों के सैन्य प्रमुख
अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप देशों के साथ भारत दूसरी बार सैन्य अभ्यास कर रहा है। पहला अभ्यास 2019 में पुणे में ही हुआ था। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग जरूर देखिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत का प्रभुत्व धीरे धीरे कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरह यहाँ पर आप देखिए कि भारत यहाँ पर है, ये हिंद महासागर है। इससे आगे जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इन सब देशों पर चीन भी ढेर सारा निवेश कर रहा है। ऐसे में चीन को चुनौती देने के लिए भारत इस प्रकार का यह अभ्यास आयोजित कर रहा है। तो ऐसे में भारत को यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने हथियारों को दिखाने का भी अवसर प्राप्त होगा और इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप और भारत के बीच संबंधों में निकटता आएगी। इससे जो है भारत अपना व्यापारिक मार्ग भी खोज लेगा और इस तरह से भारत के हथियार यानी रक्षा उत्पाद भी निर्यात करने में आसानी होगी। इन देशों को वह निर्यात भी कर सकेगा। तो यह काफी अच्छा माना जा रहा है, यह सैन्य अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। अब आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है जो कि आप लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज और ज्यादा लोग उत्तर देंगे और यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर दें। दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत की कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947 के बीच में कितनी महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।